देश के दिग्गज राजनीतिक विश्लेषकों में से एक योगेंद्र यादव का ऐसा मानना है कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव संविधान बचाओ और संविधान हटाओ के समर्थकों के बीच का चुनाव है। योगेंद्र यादव ठाणे के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय संजीव साने के प्रथम स्मृति दिन में भाग लेने के लिए ठाणे पहुंचे थे। इस स्मृति दिन के अवसर पर एक व्याख्यान का भी आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था 2024 की चुनौती। इसी व्याख्यान कार्यक्रम में बोलते हुए योगेंद्र यादव ने वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला करते हुए लोगों को यह बताने का प्रयास किया कि केंद्र सरकार धीरे धीरे कैसे इस देश के गणतंत्र को खत्म करने में जुटी है। योगेंद्र यादव ने इस दौरान भारत के संविधान की गरिमा को बताते हुए यह स्पष्ट किया कि 2024 का चुनाव उन दो मतों के बीच होना है, जिसमें से एक मत भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहता है तो दूसरा मत इस संविधान को बदलना चाहता है। इसलिए इसे चुनाव ना समझें, इसलिए इस चुनाव में उम्मीदवार को बहुत ध्यान से न देखें। बहुत ज्यादा ध्यान से देखने में दिक्कत हो जाती है। जो पार्टियों के चुनाव चिन्ह आएंगे, उनके चुनाव चिन्ह उतार के उनका इतिहास में बहुत ज्यादा न झांकेंगे तो पता नहीं क्या कुछ मिलेगा उसके अंदर। इस 2024 के चुनाव में मैं तो कम से कम केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं, उससे फालतू कुछ नहीं, कि जब 2024 में इस नई संविधान सभा में फैसला होगा कि बाबा साहेब का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, तो जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं, वो पाले के इस तरफ खड़ा होगा या उस तरफ खड़ा होगा। बस केवल एक सवाल पूछिए और कुछ सवाल पूछ लेंगे। बाकी सब सवाल हम बाद में सुलझा लेंगे। देश बचेगा तो बहुत कुछ कर लेंगे। संघर्ष की जमीन बची तो लड़ेंगे और लड़ेंगे, जिंदगी भर लड़ा है और लड़ेंगे। और जो बाद में सत्ता में आएंगे उनका कॉलर पकड़ के भी उनको उतार लेंगे। लेकिन तभी अगर ये गणतंत्र बचे, आज उस गणतंत्र को बचाने की चुनौती है। ये सामान्य चुनौती नहीं है, ये साधारण चुनाव वाली चुनौती नहीं है। ये बिल्कुल वो क्षण है जो जीवन में कभी कभार आता है। किसी देश के जीवन में कभी कभार ऐसा क्षण आता है जिसमें होता है कि आप किस तरफ जाएंगे कि इस तरफ जाएंगे। एक मायने में 1977 इंडिया में वो क्षण था। इससे छोटा था लेकिन था, क्योंकि अगर 1977 में इंदिरा गांधी जीत जाती तो इस देश में 15-20 साल के लिए लोकतंत्र की छुट्टी हो गई। इस अवसर पर मुंबई तपास ने योगेंद्र यादव से सीधे तौर पर बात की। आज मेरे लिए बेहद खुशी का दिन है, क्योंकि जिन दो लोगों को मैं देश का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषक मानता हूँ, उनमें एक नाम था विनोद दुआ साहब और जो दूसरा नाम वो है योगेंद्र यादव साहब। आज योगेंद्र यादव जी से हमारी मुलाकात है, इससे आज मैं बेहद उत्साहित हूँ। और आज उनसे ही सबसे पहले यह जानना चाहता हूँ कि ठाणे में आज जो उनका विषय 2024 की चुनौती, उस पर वो सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे। साहब, ये 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसे हम लोग समझें कि ये देश की संविधान सभा है, क्योंकि इस चुनाव से तय हो जाएगा कि अगले 50 साल के इस देश में क्या बदलाव होगा। इसीलिए राजनीति के सामान्य कायदों को ध्यान में रखते हुए इस वक्त केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो इस देश की सभ्यता में, हमारी संस्कृति में, हमारे संविधान की रक्षा करने वाले बीजेपी और आरएसएस उनको लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से देश में परिवर्तन हो, ताकि लोकतंत्र की ऊंचाई पर गणतंत्र की ऊंचाई।
में थोड़ा आक्रोश और थोड़ा दुख दोनों चीज़ें, उसके बावजूद बीजेपी का जो अहंकार है उसके पीछे हम क्या कर रहे हैं? सरकार सत्ता में आ जाता है और खासतौर पर चूँकि पूरा मीडिया इस जेब में है और सब दरबारी जेब में है, जनता में असंतोष पीड़ा और असंतोष आक्रोश में नहीं बदलता और वो तब तक नहीं बदलता जब तक विकल्प नहीं और विकल्प में कुछ आकर्षित तो वो काम इस वक्त इंडिया कोalition केवल में सीटों का गठबंधन बनाने से काम नहीं चलेगा। उसे अब जमीन से उतर के कुछ एक बड़ा संघर्ष, कुछ एक बड़ा आंदोलन करना तभी इसका मैसेज सरकार की सच्चाई जनता के सामने पहुँचे और इसका विकल्प है ये संदेश जनता के बीच वो तभी अहंकार की काट सालों साल राजनीति को कवर करते आए हैं, राजनीति के ऊपर विश्लेषण करते हैं। एक बात जो लोगों के अंदर एक संदेह का जो एक वातावरण है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी और ईवीएम के संबंध, इस पर क्या कुछ हम टिप्पणी करना चाहेंगे? आपको लगता है कि ईवीएम का मुद्दा जो है वो तर्कहीन है? ईवीएम हो सकती है, बात सच है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये भी बात सच है कि सरकार का बीजेपी का कोई निर्माण तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ईवीएम की चिंता कम करनी चाहिए। ईवीएम में रिगिंग की वो तो बात की बात है, अब जो रिगिंग की वो सबसे खतरनाक है और ये जो टीवी स्क्रीन की जो रिगिंग हो रही है वो सबसे खतरनाक है। तो हमारा इस बात कि लोगों के बीच में जो नफरत का इंजेक्शन दिया जाए उसको हम करें। एक बार वो इंजेक्शन को एक बार नफरत की काट लोग झूठ को झूठ बोलना सीख तो फिर ईवीएम का इलाज अपने यादव थाने में मौजूद और वहाँ युवाओं की बेहद कमी दिखाई दे रही है। क्या कारण है कि योगेंद्र यादव युवाओं को अपने साथ जोड़ पाने में कामयाब नहीं है? तो जो लोग आए थे वो मेरे कारण आए थे, वरना जो नहीं आए वो मेरे कारण नहीं आए। ये भाई संजीव सानी की स्मृति में मेरा ख्याल है, जो हमारे पुराने समाजवादी साथी थे तो अधिकांश समाजवादी बिरादरी के लोग यहाँ आए, संजीव भाई की स्मृति में आए थे, तो मेरे लिए नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि हम सब आंदोलन करने की कमी रही कि हम नई पीढ़ी से इस तरह से नहीं जुड़ पाए। प्रयास होना चाहिए, खासतौर पे बेरोजगारी के सवाल, खासतौर पर शिक्षा व्यवस्था के सवाल, इन सवालों में नई पीढ़ी से जुड़ के हम संघर्ष करेंगे तभी देश को बदलाव भूमिका में। एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपने कास्ट सेंसस की बात की, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब इस देश में दो ही कास्ट होना चाहिए, एक अमीर और एक गरीब, बाकी किसी कास्ट की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। इस पर आप क्या कहें? ये तो पता लग जाए ना कि अमीर जो है वो किस जाति में और गरीब किस जाति में। हम एक बार कास्ट सेंसस करवा लीजिए, अगर कास्ट सेंसस से पता लग जाए तो ब्राह्मणों में उतने ही अमीर हैं और उतने ही गरीब हैं, जितने की बैगा में है, जितने की मुसहर में है, जितने की दलित समाज में है। फिर आगे से अगले दिन से हम जाति की बात करना बंद कर दें, एक बार करवा के। ये जो कह रहे हैं कि आंकड़े नहीं आने चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें भी पता है कि आंकड़े मिल जाए, इसलिए एक आर्थिक दशा जो है समाज इस वर्ग का आर्थिक दशा पता लगना चाहिए। जिनके पास 5,000 साल से सरकार है या उनके पास आज भी अमीरी के संविधान में उनकी जेब में पड़ेगा, इस सच का उजागर होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ, इसलिए मैं भी चाहता हूँ जो लोग आरक्षण का विरोध करते हैं वे भी जातिगत जनगणना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उससे आंकड़े आएंगे। और अगर उनकी बात सच है कि देश में केवल अमीर गरीब का अंतर है, जातियों में कोई अंतर बचा नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर वैसा होता है फिर तो सच पता लगा, उनकी बात सच है तो देश को आंकड़े मिल जाएंगे। प्रमाण क्यों नहीं चाहते? क्या उन्हें पता है कि प्रमाण वास्तव में मिलेगी? ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जिन्हें आज भी यह लगता है कि ईवीएम भले ही संदेहास्पद हो, मगर अगर जनता चाहे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। राजीव मिश्रा, मुंबई तपास।